हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रक्षित गुर्जर स्वागत करता हूं आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 12 का हमारा चैप्टर नंबर 4 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय के आकलन की विधियां। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने एक इंट्रोडक्शन देखा था चैप्टर का कि हम किन किन चीजों को पढ़ने वाले हैं, और इससे पिछले वाली जो एक और वीडियो उसमें हमने वैल्यू एडेड मेथड को यानी कि मूल्य वृद्धि विधि को समझ लिया है। आज की वीडियो हमारी होने वाली इनकम मेथड के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। उसके बाद में हम फैक्टर इनकम को समझेंगे और उसके बाद में ये समझेंगे कि इनकम मेथड का जब भी हम यूज करेंगे नेशनल इनकम निकालते टाइम में, तो हमें किन किन चीजों को इसमें इंक्लूड करना है और किन चीजों को इसमें इंक्लूड नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखेंगे आय विधि का मतलब क्या होता है। तो इस विधि में कारक आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। जब भी हम एक देश की राष्ट्रीय आय का आकलन करेंगे, तो अगर हमें आय विधि का यूज करना है तो हम जितनी भी कारक आय होगी उस देश के अंदर, उस कारक आय को जोड़ देंगे। कारक आय को जोड़कर हम राष्ट्रीय आय निकालेंगे। तो आय विधि में हम जितनी भी आय होती है देश के अंदर, उसको हम जोड़कर राष्ट्रीय आय निकालते हैं। यहाँ पर आय का मतलब होता है कारक आय, यानी कि इसमें सिर्फ फैक्टर इनकम को शामिल करेंगे। जो हस्तांतरित आय होती है यानी कि एक तरफा भुगतान जिसको बोलते हैं, उसको हम इसमें शामिल नहीं करते राष्ट्रीय आय में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सेकेंड पॉइंट है इसका, जब भी हम आय विधि का यूज करके राष्ट्रीय आय निकालेंगे तो इससे पहले हमें घरेलू आय मिलेगी, यानी कि इससे पहले हम एनडीपीएट एफसी की तरफ पहुंचेंगे। और जब हम एनडीपीएट एफसी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय जोड़ देंगे, जिसको इंग्लिश में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड बोलते हैं, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है उसको भी आप याद रख सकते हो NFIA, जिसका मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अगर हम इसको जोड़ देंगे एनडीपीएट एफसी में, तब हम एनएनपीएट एफसी की तरफ आ जाएंगे, तब हम राष्ट्रीय आय निकाल लेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है कि जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम में, अगर हम इनकम मेथड का यूज करेंगे तो उस टाइम पे सबसे पहले हमें एनडीपीएट एफसी निकलेगा और इसमें हमें एनएफआईए जोड़ना पड़ेगा, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, जिसको हिंदी में बोलते हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। इसको हम जोड़ेंगे तब हमें राष्ट्रीय आय निकल कर आएगा। इसके बाद में अब ये समझते हैं कि फैक्टर इनकम, जिसको कारक आय बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है। फैक्टर इनकम एक ऐसी इनकम होती है जो मैंने आपसे पिछली वीडियो से भी डिस्कस किया है कि जब हम किसी काम को करते हैं और उसके बदले में हमें जो पैसा मिलता है उसको फैक्टर इनकम बोलेंगे। जब हम बिना अपनी कोई सर्विस दिए पैसा मिलता है हमें, यानी कि हमने कुछ काम किया ही नहीं है, हमने कोई सामान अपना किसी को दिया नहीं है और फिर भी हमें कुछ पैसा मिल रहा है, तो वो कारक आय नहीं होगा, वो हस्तांतरित आय होगा, यानी कि वो ट्रांसफर इनकम होती है। फैक्टर इनकम क्या होती है? कारक सेवा देने के बदले में जो आय मिलती है, जो पैसा मिलता है, उसे कारक आय कहते हैं। यानी कि फैक्टर को देने पर या अपना कोई भी सामान किसी को देने पर या अपनी सेवाएं देने पर जब कोई पैसा हमें मिलता है तो वो कारक आय होती है। और राष्ट्रीय आय जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो तब हम सिर्फ कारक आय को जोड़ेंगे, फैक्टर इनकम को ही हम उसमें ऐड करेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करेंगे कि उत्पादन के कारक क्या होते हैं और उनके बदले में जो आय मिलती है वो क्या होती है। उत्पादन के कारक, जैसा कि आपको बताइए कि जब भी हम किसी चीज का उत्पादन करेंगे तो हमें कुछ सामान की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें जमीन की जरूरत पड़ती है, कुछ मजदूरों की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है, उद्यमिता की जरूरत पड़ती है। तो जब हम इन सब का यूज करके किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं और उसको मार्केट में ले जाकर बेचते हैं, तो जो पैसा हमें मिलता है तो वो इन सब में बांटना भी होता है। जैसे भूमि वाले को हमने दे दिया किराया, मजदूरों को उनकी वेतन दे दिए, पूंजी के बदले में ब्याज दिया है, जो उद्यमिता होता है उसको लाभ मिल जाता है, अपना प्रॉफिट मिलता है। राष्ट्रीय आय में हम किराया, मजदूरी, ब्याज, लाभ, इस इनकम को ही शामिल करते हैं। तो जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे उसमें हम किराया, वेतन, ब्याज, लाभ, इनसे जो पैसा मिलेगा सिर्फ उसको ही राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे। इसके अलावा जो पैसा मिलेगा उसको हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। ये बहुत बेसिक बात है जो मैंने आपको बताई है। अब यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन आ जाता है जो बुक में भी दिया हुआ है कि वृद्ध अवस्था पेंशन और सेवानिवृत्ति पेंशन, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है उसको समझते हैं। उसके बाद में क्या इन दोनों को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा।
और इन दोनों में से किसको राष्ट्रीय आय में शामिल करेंगे तो क्यों करेंगे, और अगर किसी को शामिल नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, उसका रीजन आपको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। तो हमें पता है कि सरकार जो वृद्ध लोग होते हैं, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको कुछ पैसा देती है। एक उम्र पर आने के बाद में जो इंसान होता है वो काम नहीं कर सकता है, अपने जो बेसिक नीड्स होती है उनको पूरा नहीं कर सकता है, तो सरकार उनकी हेल्प करने के लिए क्या करती है, उनको कुछ पेंशन दे देती है कि ये आपकी वृद्ध अवस्था पेंशन बोलते हैं उसको, जो बुजुर्ग लोगों को प्राप्त होती है। ये किसी कारक सेवा के बदले में नहीं मिलती है, यानी कि उन बुजुर्ग लोगों ने कुछ अपनी कारक सेवा नहीं दी है जिसके बदले में उसे पैसा मिल रहा है, ये सरकार की तरफ से सहायता है उनके लिए। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ जो सेवानिवृत्ति पेंशन होती है, ये क्या होती है, जब कोई एक पर्सन है वो अपने ऑफिस में काम करता है तो एक टाइम के बाद में वो रिटायर हो जाता है, यानी कि 60 साल की उम्र के बाद में जब उसको रिटायरमेंट मिलती है तो उसकी सैलरी में से कुछ ऐसा पार्ट होता है, जब तक वो काम कर रहा होता है वो पार्ट उसका कटता जाता है, और फिर उसको लास्ट के टाइम पे बोलते हैं कि जब 60 साल से ज्यादा एज हो जाती है तो उसको पेंशन के रूप में वो पैसा मिलता है। एक व्यक्ति जो काम करके आया ऑफिस में, उसके बदले में उसको पैसा मिल रहा है, तो वो सेवानिवृत्ति पेंशन होती है, यानी कि काम उसने किया अपनी जवानी में और बुढ़ापे में उसको पेंशन मिल रही है, तो वो सेवानिवृत्ति पेंशन है। वृद्धावस्था पेंशन जो सरकार की तरफ से एक सहायता है, तो ये एक हस्तांतरण आय होती है, या जिसको हम एक तरफा भुगतान कहते हैं, क्योंकि ये सरकार के द्वारा सहायता प्रदान करने के लिए पैसा दिया जाता है। इसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि राष्ट्रीय आय में सिर्फ कारक आय को शामिल किया जाता है, हस्तांतरित आय को शामिल नहीं किया जाता। ये एक कारक आय होती है जो अपनी कारक सेवाओं के बदले में प्राप्त होती है। यह कारक आय इसलिए इसको राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। तो अब हम समझेंगे कि जब भी हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम में इनकम मेथड का यूज करेंगे तो फैक्टर इनकम में हम किन किन चीजों को शामिल करेंगे। फैक्टर इनकम इससे पहले हमने पढ़ी है कि अभी 4 तरीके की इनकम पढ़ी है, जिसमें हमने पढ़ा है कि किराया वो फैक्टर इनकम होती है, मजदूरी वो फैक्टर इनकम होती है, लाभ है वो फैक्टर इनकम है, ब्याज है वो फैक्टर इनकम है। अब ये फैक्टर इनकम जो हमने पढ़े तो इनको मोटे मोटे तौर पे 3 तरीकों में बांटा जाता है। सबसे पहला होता है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, यानी कि जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको पैसा मिल रहा है, तो ये होता है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। सेकंड आता है इसका प्रचालन अधिशेष, इसका इंग्लिश में नाम है ऑपरेटिंग सरप्लस। थर्ड नंबर पे हमारा आ जाएगा मिश्रित आय, जिसको मिक्स्ड इनकम बोलते हैं। यहाँ पे मैं आपको इनके हिंदी के नाम के साथ साथ इंग्लिश का नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं जब भी वो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, तो कई बार हिंदी के जो नाम है ये याद नहीं रह पाते हैं, क्योंकि हिंदी के नाम बड़े बड़े हैं। इंग्लिश में हम क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट ट्रिक में उन नाम को आसानी से याद कर लेते हैं। समझने के लिए आप हिंदी में पहले इनको समझ सकते हो, फिर उसके बाद में जब भी हम इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उस टाइम पे मैं एक ट्रिक बता दूंगा आपको कि इंग्लिश में हम इनको कैसे याद कर सकते हैं। ज्यादा मुश्किल नहीं है, जिसको हिंदी में याद हो रहा है वो हिंदी में भी कर सकते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व। जिसको जो प्रॉब्लम होती है तो वो इंग्लिश में हम उसके लिए बता देंगे कि इंग्लिश में आप कैसे इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कर्मचारियों का पारिश्रमिक होता है, इसमें क्या क्या चीजें आती है, नगद मजदूरी या वेतन। जैसे आज किसी ने काम किया, आज उसको पैसे दे दिए तो नगद मजदूरी हो गई। वेतन जैसे उसने महीने पे काम किया, जब उसको सैलरी दे दी। सेकंड में किस्म के रूप में भुगतान। कई बार क्या होता है, जो फैक्ट्रीज के मालिक होते हैं वो जितने भी अपने एम्प्लॉइज है उनको खुश रखने के लिए क्या करते हैं कि उनकी सैलरीज तो उतनी देते हैं लेकिन उनको कुछ फैसिलिटीज दे देते हैं। जैसे कि अगर एक फैक्ट्री का मालिक है, उसने बोला कि मैं जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको 10,000 रुपए सैलरी दे रहा हूँ, तो 10,000 रुपए जो सैलरी हो तो उनकी वेतन हो गई। उसके साथ साथ उसने बोला कि मैं रहने के लिए फ्री में मकान दे रहा हूँ, तो वो उस मकान में आप रह सकते हो, आने जाने का जो किराया लगता है उसके पैसे में दे रहा हूँ। तो वो 10,000 के साथ साथ एक्स्ट्रा जो भी उनको पैसे दे रहा है वो उसकी सैलरी का पार्ट नहीं है, लेकिन किस्म के रूप में उसको एक ना एक तरीके से तो भुगतान कर ही रहा है अपनी तरफ से, तो वो इसमें शामिल किया जाएगा। थर्ड नंबर पे आता है सामाजिक सुरक्षा में नियोजक या मालिक का योगदान। नियोजक का मतलब मालिक होता है। कई बार जो मालिक होते हैं यानी कि जो फैक्ट्रीज के ओनर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉइज को प्रोविडेंट फंड दे देते हैं, यानी कुछ ऐसा पैसा उनकी सैलरी में से काटते रहते हैं और लास्ट टाइम पे उनको पीएफ काट के दे देते हैं। फोर्थ पे सेवानिवृत्ति पेंशन, इसके बारे में तो आपको पता ही है, ये एक ऐसी पेंशन होती है जब रिटायर हो जाता है कोई पर्सन, उसके बाद में उसको पैसा दिया जाता है। तो एक कर्मचारियों का पारिश्रमिक है, उसके अंदर ये चारों चीजें आती है, यानी कि चारों जो भी इनकम के फैक्टर है ये कर्मचारियों के पारिश्रमिक के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट पे आ जाता है प्रचालन अधिशेष, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। अब हमने जो भी इससे पहले 4 फैक्टर्स पढ़े थे,
सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि मजदूरों को उनकी मजदूरी दी जाएगी या पारिश्रमिक दिया जाएगा, वो हमारा यहाँ पर आ गया। सेकंड हमने पढ़ा था ब्याज दिया जाता है, लाभ दिया जाता है और इसके अलावा किराया दिया जाता है। तो वो तीनों यहाँ पर हम देख लेंगे। पहला वाला हमने यहाँ देख लिया, ये तीन हम यहाँ पर देखेंगे। तो प्रचालन अधिशेष में सबसे पहले आ जाता है लगान या किराया। जो भी पर्सन है वो अपनी लैंड को देगा किसी को, तो महीने बाद में उससे किराया लेगा, तो किराए का जो पैसा है उसको इसमें शामिल करेंगे। ब्याज का पैसा, जैसे किसी ने अपनी पूंजी दी है किसी को, उसके बदले में उसको ब्याज मिलेगा। थर्ड नंबर पे आ जाता है लाभ। यहाँ लाभ के तीन हिस्से बताए गए हैं। लाभ का पहला हिस्सा होता है लाभांश। लाभांश का मतलब होता है लाभ का अंश, यानी कि एक ऐसा हिस्सा जो सभी पार्टनर्स में बांट लिया जाता है। सेकंड पे आता है निगम लाभ कर, जिसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं, यानी कि लाभ का वो हिस्सा होता है जो सरकार को दिया जाता है। थर्ड नंबर पे होता है अवितरित लाभ, यानी कि लाभ का वो हिस्सा जो बांटा नहीं जाता, अपने पास रखा जाता है। तो लाभ के यहाँ पर तीन हिस्से, लाभांश वो हिस्सा होता है यानी वो पैसा जो दिया जाता है, आपस में बांट लिया जाता है। सेकंड पे निगम लाभ कर, जो सरकार को पैसा दिया जाएगा लाभ के हिस्से में से। अवितरित लाभ वो होता है जो बांटा नहीं जाता कहीं पर भी, वो सिर्फ अपने पास लाभ का हिस्सा बचा लिया जाता है। यहाँ पे अब जो थर्ड नंबर पे आती है वो है मिश्रित आय, जिसको मिक्स्ड इनकम बोलते हैं। जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, यानी कि ऐसे पर्सन जो खुद काम करते हैं, जो किसी के यहाँ पर नौकरी नहीं करते, जिनका खुद का बिजनेस होता है, तो उनकी जो भी इनकम होती है उसको मिश्रित आय बोलते हैं। कारक आय को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है, जिसको कर्मचारियों को पारिश्रमिक, प्रचालन अधिशेष और मिश्रित आय, ये तीनों इसकी कैटेगरी। तो जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें इन चीजों को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन में हमें इन सब पॉइंट्स को ढूंढना है और इनको ऐड करने पर नेशनल इनकम निकल जाएगी। अब इसका एक दूसरा तरीका भी है, जिन स्टूडेंट्स को हिंदी में इनका नाम याद नहीं रहता है तो वो आसानी से इसको इंग्लिश में भी समझ सकते हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इसका इंग्लिश में नाम क्या होगा, जैसे कि हमें पता है कि जब हम इनकम मेथड का यूज करते हैं तो पहले हमें एनडीपीएट निकलेगा। तो हमें पता है कि एक देश की घरेलू सीमा के अंदर जो भी आय होती है उसको हम एनडीपीएट से डिनोट करते हैं, यानी कि घरेलू आय है। तो इसको याद रखने की ट्रिक हो सकती है, जैसे हमें पता है कि सबसे ज्यादा पैसा किसके पास होता है, प्रिंस के पास, यानी राजकुमार के पास सबसे ज्यादा पैसा होता है, ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर प्रिंस, यहाँ पे सी हम लिख देंगे छोटा। ठीक है, यहाँ पे हमें एक चीज रिमूव करनी है, ये जो एन है इसको बना देना है एम, हमें लिखना है प्रिम्स। इकोनॉमिक्स के टर्म्स में ये है, जिसको ये ट्रिक अच्छी लगे वो इसको फॉलो कर सकता है, नहीं तो आप ये नॉर्मल तरीके से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये प्रिम्स हमने लिख दिया यहाँ पे। पी का मतलब होता है प्रॉफिट, आर का मतलब होगा रेंट एंड रॉयल्टी, आई का मतलब होगा इंटरेस्ट, एम का मतलब होता है मिक्स्ड इनकम और सीई का मतलब होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो यहां पर जो हमने देखा कि एनडीपीएट जब निकलेगा हमारा तो पहले हम प्रिम्स निकालेंगे। आपको ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा पैसा किसके पास होता है, प्रिंस के पास होता है, राजा का बेटा है। तो प्रिंस को नहीं ध्यान में रखना है, प्रिम्स को ध्यान में रखना है कि हमें एन को एम बना लेना है। इसको आप हिंदी में रिलेट कर सकते हो, जैसे प्रॉफिट कहां पर है, ये रहा लाभ, उसके बाद में रेंट एंड रॉयल्टी ये रही, उसके बाद इंटरेस्ट जो होता है वो यहाँ पर है, उसके बाद में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज वहां पर है, मिक्स्ड इनकम ये रही। तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि कारक आय का वर्गीकरण कैसे कैसे किया जाता है। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम समझेंगे कि जब भी हम कारक आय को कैलकुलेट करेंगे तो उससे संबंधित जो भी सावधानियां हैं जो हमें ध्यान में रखनी है उसको समझेंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे और जुड़े रहे अक्षवाट के साथ। जय हिंद, जय भारत।